Hello students, this is Vipra Malik. Welcome to my channel Vipra Malik Commerce. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो अभी इकोनॉमिक्स का टॉपिक चल रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिससे पहले हम लोग गवर्नमेंट बजट कंप्लीट कर चुके हैं और फॉरेन एक्सचेंज रेट कंप्लीट कर चुके हैं। और बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, रेजिडेंट्स में आप किसको किसको इंक्लूड करते हो, किसको आप इंक्लूड नहीं करते हो। ठीक है, इसके अलावा आपने क्या देखा था कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है और बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, यानी कि ये जो हमारी क्लास होगी पार्ट 2, ये किसके बारे में होगी, ये आपके कंपोनेंट्स के बारे में होगी। यानी कि आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के कौन से कंपोनेंट हैं दो, और उनको हम डिटेल में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। चलिए, तो क्या है आपका टॉपिक, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो सारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होती हैं। एक होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। तो कल मैंने आपको, अगर आपको याद है, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो होती हैं ना, वो 4 हेडिंग्स में कवर होती हैं। एक विजिबल आइटम, एक इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफर और एक था आपका कैपिटल ट्रांजैक्शंस, है ना। तो आपके जो शुरू की 3 ट्रांजैक्शंस थी, यानी कि विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल, वो आपकी किस में आती हैं, वो आपकी करंट अकाउंट में आती हैं। और इसके अलावा जो कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं वो सब आपकी कैपिटल अकाउंट में आती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि करंट अकाउंट क्या होता है। Current account refers to an account which records all the transactions related to export and import of goods and services and unilateral transfers during a given period of time। यानी कि जो करंट अकाउंट होता है वो अकाउंट होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें गुड्स और सर्विसेज का जो भी एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट हो वो सब रिकॉर्ड होता है। इसके अलावा जो आपके यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हुए हैं, यानी कि जो भी वन साइडेड ट्रांजैक्शंस हैं, वो सारी की सारी किस में रिकॉर्ड होती हैं, वो उसको क्या बोला जाता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो यानी कि गुड्स और सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और यूनिलेटरल ट्रांसफर जितना भी हुआ है गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, उसको बोला जाता है करंट अकाउंट। ठीक है, चलिए, तो क्या क्या मेन चीजें आएंगी करंट अकाउंट के अंदर। एक तो आपके गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, यानी गुड्स को क्या बोला जाता है, विजिबल आइटम। कल डिस्कस किया था ना, विजिबल आइटम बोलते हैं गुड्स को, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये फिजिकल नेचर के गुड्स होते हैं। इनको हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ये सर्विसेज को क्या बोला जाता है, इनविजिबल आइटम, यानी कि सर्विसेज को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, है ना। यूनिलेटरल ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि जो भी वन साइडेड ट्रांजैक्शंस हुई हैं, चाहे तो टू अब्रॉड का मतलब है कि हमने कोई वन साइडेड ट्रांसफर किया है इंडिया, मतलब अगर हम इंडिया के लोग हैं और हमने इंडिया से बाहर कोई वन साइडेड ट्रांसफर किया है तो दैट इज यूनिलेटरल ट्रांसफर टू अब्रॉड। और अगर बाहर से मान लो किसी ने कोई गिफ्ट हमें भेजा है, मतलब इंडिया के बाहर से किसी फॉरेन कंट्री से कोई गिफ्ट इंडिया में किसी को रिसीव हुआ है, तो दैट इज यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि कोई भी अगर इनकम रिसीव हुई है हमें अब्रॉड से, या फिर हमने कोई पेमेंट किया है अब्रॉड में, तो ये सब किसके कंपोनेंट्स हैं, करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपको ये कंफ्यूजन आ रहा है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है, तो चलिए इसका डिफरेंस देखते हैं कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ कौन से विजिबल आइटम्स आते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ विजिबल आइटम्स आते हैं, यानी कि सिर्फ
गुड्स आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड में? सिर्फ गुड्स आते हैं, है ना। और करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स बोथ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स, यानी कि जो करंट अकाउंट होता है उसमें आपके गुड्स भी आते हैं और आपकी जो सर्विसेज हैं वो भी आती है ना, करंट अकाउंट में। इसके अलावा आपके कोई यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हैं वो भी आते हैं आपके किसमें? करंट अकाउंट में, है ना। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ कौन से आते हैं? जो गुड्स और सर्विसेज, जो गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है सिर्फ वो आता है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं किसका स्कोप कितना बड़ा है। तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है इसका नैरो कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि ये करंट अकाउंट का सिर्फ एक पार्ट है, ठीक है। और करंट अकाउंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, वाइड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बीओटी तो इसका सिर्फ एक पार्ट है ना। इसके अंदर तो और भी चीजें आती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब जो बैलेंस होता है करंट अकाउंट का, बैलेंस यानी कि जो क्रेडिट और डेबिट बैलेंसेस को एडजस्ट करने के बाद वैल्यू आती है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। यानी कि द नेट वैल्यू ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंसेस इज द बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। यानी जो क्रेडिट और डेबिट के बैलेंसेस की नेट वैल्यू होती है उसको बोला जाता है बैलेंस ऑन करंट अकाउंट, ठीक है। अब दो तरीके का बैलेंस हो सकता है, क्या क्या? एक तो सरप्लस हो सकता है और एक डेफिसिट हो सकता है ना। आप लोग अब तो अच्छे से समझते हैं कि सरप्लस और डेफिसिट का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमने ये कई बार पढ़ लिया है ना। हमने गवर्नमेंट बजट में भी इस तरीके के टर्म्स पढ़े थे। इसके जब हम पढ़ते थे ना कि बैलेंस्ड बजट है या डेफिसिट बजट है या सरप्लस बजट है ना, पढ़े थे ना हमने पहले भी ये टर्म्स, तो इसलिए ये तो आपके लिए फैमिलियर टर्म्स हैं। तो करंट अकाउंट का सरप्लस कब होगा? करंट अकाउंट का सरप्लस तब होगा जब क्रेडिट बैलेंस ज्यादा आ जाए, किससे? डेबिट बैलेंस से। यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज है उनका इनफ्लो ज्यादा हो जाए आउटफ्लो से, तो तब करंट अकाउंट कैसा होता है? सरप्लस में होता है ना। और इससे हमें जो निकल के आता है बैलेंस, दैट इज नेट इनफ्लो। नेट इनफ्लो का मतलब क्या होगा? जब आप इनफ्लो और आउटफ्लो का डिफरेंस निकालोगे और जो इनफ्लो है वो ज्यादा आएगा तो उसी को तो नेट इनफ्लो बोलेंगे ना, फॉरेन एक्सचेंज का। जैसे आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस निकालते हो तो अगर एक्सपोर्ट का बैलेंस ज्यादा आता है तो उसको नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं, और अगर इंपोर्ट का बैलेंस ज्यादा आता है तो उसको नेट इंपोर्ट बोलते हैं, है ना। और एक्सपोर्ट का आता है तो नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो वैसे ही है आपका कि अगर करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है इसका मतलब इनफ्लो ज्यादा है, और इनफ्लो अगर ज्यादा है तो बैलेंस कैसा है? नेट इनफ्लो है ना। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? इट अराइजेस व्हेन डेबिट आइटम्स आर मोर देन क्रेडिट आइटम्स। करंट अकाउंट डेफिसिट कब अराइज होता है? जब डेबिट आइटम्स ज्यादा होते हैं। किससे? क्रेडिट आइटम से। जब डेबिट आइटम ज्यादा होते हैं तो तब होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। दैट इज व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रिसिप्ट इन द करंट अकाउंट फॉल शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट। यानी आप ये भी कह सकते हो कि अगर आपकी जो रिसिप्ट हुई है, फॉरेन एक्सचेंज रिसिप्ट जो हुई है करंट अकाउंट में, वो कम पड़ जाएं, किसके लिए? पेमेंट के लिए। यानी कि पेमेंट जो है वो ज्यादा हो, यानी कि जो आउटफ्लो है वो ज्यादा हो और इनफ्लो जो है वो कम हो फॉरेन एक्सचेंज का, तो उससे क्या हो जाता है? करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है। और इससे क्या बैलेंस निकल कर आता है? नेट आउटफ्लो। नेट आउटफ्लो क्यों? क्योंकि आउटफ्लो ज्यादा होता है और इनफ्लो कम होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कौन से क्रेडिट साइड आएंगे आइटम और कौन से आपके डेबिट साइड आएंगे, है ना। तो देखो अगर मैं विजिबल ट्रेड की बात करूं तो विजिबल ट्रेड में दो चीजें हैं, एक है आपका एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और दूसरा है इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो अगर मैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करूं तो गुड्स का जो एक्सपोर्ट है उससे क्या होगा? उससे तो फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा, और इनफ्लो होगा तो वो क्रेडिट साइड आएगा। और इंपोर्ट अगर आप गुड्स को करते हो तो उससे फॉरेन एक्सचेंज का क्या होता है? आउटफ्लो होता है, इसलिए ये डेबिट साइड आता है। ऐसे ही आपका इनविजिबल में सर्विसेज आ जाएंगी। सर्विसेज का एक्सपोर्ट क्रेडिट आइटम और सर्विसेज का इंपोर्ट डेबिट
डेबिट आइटम। वैसे अगर मैं यूनिलेटरल ट्रांसफर यानी वन साइडेड ट्रांसफर की बात करूं तो जो ट्रांसफर रिसिप्ट होती है वो क्रेडिट आइटम होती है और जो ट्रांसफर पेमेंट होता है वो डेबिट आइटम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट। अगर इनकम रिसीव हुई है आपको अब्रॉड से तो वो क्रेडिट आइटम है, और अगर इनका कोई पेमेंट किया है जैसे रेंट इंटरेस्ट वगैरह हो गया तो वो आपका डेबिट आइटम है। ठीक है, और जो भी ये सारे आइटम्स हैं इनको क्या बोलेंगे, करंट रिसिप्ट, और इन सब आइटम्स का सम जो होगा वो करंट पेमेंट। ठीक है, आई होप आपको ये जो करंट अकाउंट है वो अच्छे से अब क्लियर होगा, अब आपको कोई डाउट इसमें नहीं होगा। अगर होगा तो तब भी आप कमेंट सेक्शन में डाउट को डाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। तो कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी रिकॉर्ड ऑल दोज ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड which cause a change in the asset or liabilities of the residents of the country और इट्स गवर्नमेंट। यानी कि अगर मैं कैपिटल अकाउंट की बात करूं तो कैपिटल अकाउंट में कौन सी सारी ट्रांजैक्शंस आती हैं भाई, किसी कंट्री के रेजिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होने वाली वो सारी ट्रांजैक्शंस कौन सी वाली जिनसे असेट या फिर लाइबिलिटीज के ऊपर कोई फर्क पड़ता है। यानी कि अगर असेट या लाइबिलिटीज जो है वो चेंज होती है, या मैं कह दूं कि असेट और लाइबिलिटीज जो है वो कमियां ज्यादा होती हैं, तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को बोला जाता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, मैंने पहले भी कई बार बताया है कि जहां पर आपका कैपिटल टर्म आ जाता है तो कैपिटल का मतलब होता है कि जो अमाउंट, जो रिसिप्ट या पेमेंट आपके असेट या फिर लाइबिलिटीज पर इंपैक्ट डालती है। किस पर? असेट या फिर लाइबिलिटीज पर इंपैक्ट अगर डालती है तो उनको बोला जाता है क्या? कैपिटल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, और इसके क्या क्या यूजेस होते हैं भाई। अगर करंट अकाउंट का जो बैलेंस आया था वो डेफिसिट में आया था तो उसको फाइनेंस करने में कौन हेल्प करता है? कैपिटल अकाउंट, है ना। अगर करंट अकाउंट में कोई डेफिसिट था तो उसको पूरा कौन कर देता है? कैपिटल अकाउंट। और अगर करंट अकाउंट में कोई सरप्लस बैलेंस था तो उसको अब्सॉर्ब कर लेता है कैपिटल अकाउंट। अब्सॉर्ब कैसे कर लेता है कि जब यहां पर कोई कमी होती है तो उस पैसे को यूज कर लेता है ना। चलिए अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की, यानी कि कैपिटल अकाउंट के अंदर कौन सी चीजें आएंगी। एक तो आएंगी बोरोइंग्स एंड लैंडिंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि बाहर से, अब्रॉड से कोई बोरोइंग करना यानी कोई लोन लेना, या फिर लैंडिंग टू यानी कि बाहर, यानी कि अब्रॉड में उधार देना, है ना। एक तो हो गई ये चीज। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, इससे अगर हम बाहर से बोरोइंग करेंगे तो हमारे ऊपर लाइबिलिटीज जो है वो क्रिएट हो जाएंगी, और अगर हम बाहर किसी को लोन देंगे तो उससे हमारे लिए क्या क्रिएट हो जाएगी? असेट क्रिएट हो जाएगी। तो दोनों ही चीजों से क्या हुआ? दोनों चीजों से ही हमारी असेट और लाइबिलिटीज के ऊपर कोई चेंज आया, है ना। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, अगर आप कहीं बाहर इन्वेस्ट करते हो या बाहर का कोई आपके कंट्री में इन्वेस्ट करता है तो उससे भी क्या होती है? असेट क्रिएट होती है ना। तो उसमें क्या, उससे भी क्या, वो भी क्या है? कैपिटल अकाउंट का ही एक कंपोनेंट है। तीसरा होता है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो होते हैं उनमें कोई चेंज आ जाए, यानी कि अगर आपने रिजर्व्स में से कुछ पैसा विड्रॉ किया है तो वो आता है पॉजिटिव या क्रेडिट साइड, और अगर कुछ ऐड किया है तो वो आता है नेगेटिव साइड। ठीक है, पॉजिटिव साइड किसको बोलते हो? क्रेडिट साइड को, और नेगेटिव किसको बोलते हो? डेबिट साइड को। चलिए अब बात करते हैं कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनमें से क्या क्रेडिट साइड आता है और क्या डेबिट साइड आता है। तो क्रेडिट साइड देखो, जैसे पहला कंपोनेंट था बोरोइंग्स एंड लैंडिंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर मैं बात करूं कि अगर अब्रॉड से बोरोइंग की है, बाहर से लोन लिया है, तो दैट इज क्रेडिट आइटम। और अगर लैंडिंग्स की है यानी कि बाहर जो है किसी को उधार दिया है तो दैट इज डेबिट आइटम, क्योंकि इससे क्या हुआ है? बाहर किसी को उधार देने से क्या हुआ है? आउटफ्लो
हुआ है। क्या हुआ है? आउटफ्लो हुआ है फॉरेन एक्सचेंज का, है ना। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो अगर बाहर से किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है हमारे कंट्री में तो हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज आएगा, तो ये क्रेडिट आइटम है। और अगर हमने कहीं बाहर इन्वेस्टमेंट किया है तो यानी हमने जो है फॉरेन एक्सचेंज हम यहाँ से लेकर गए हैं, तो इसलिए ये क्या है? डेबिट आइटम है। और अगर मैं बात करूं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिक्रीज होते हैं तो डिक्रीज होने से क्या होता है? डिक्रीज होने से जो इनफ्लो है वो होता है ना। तो इसको बोलते, इसलिए इसको कंसीडर किया जाता है क्रेडिट आइटम। और अगर ये इंक्रीज होते हैं रिजर्व्स तो इनको डेबिट आइटम कंसीडर किया जाता है। और ये सारे क्रेडिट आइटम कैपिटल रिसिप्ट हैं और डेबिट आइटम कैपिटल पेमेंट है। ठीक है, तो आई होप मैंने आज की क्लास में आपको जो पढ़ाया है, जो कंपोनेंट्स पढ़ाए हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ये दो कंपोनेंट्स हैं बीओपी के, और इनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी है तो आप मेरी क्लास को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे और इसके अलावा हम बात करेंगे ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस की और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस की। काफी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, है ना। आपको पता ही होगा और बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन भी होता है। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।